हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TAC द साइंस क्लासेस। आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हाफ चैप्टर करा दिया है, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है। फिर हमने कुछ उसके एग्जांपल्स पढ़े थे। फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन की फ्रिक्शन पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने कुछ एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड हमने करी थी। अब हम करेंगे, मैंने उससे लास्ट वीडियो में एक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब मैं इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि जो फ्रिक्शन की टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन की टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, LIMITNG लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और जो थर्ड टाइप हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो उसको या फिर उसको डायनामिक फ्रिक्शन बोलो। तो ये 3 तरह के हमारे पास फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, तो मैं इनको पर थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम एन फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनिए इस बात को कि जैसे कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो जब ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश, मतलब कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ये वाला सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है जो इसको मूव ही नहीं करने दे रहा। तो इस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, हम बार बार फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब जो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उसका नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम और फोर्स अप्लाई करें लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अभी आप फोर्स लगा रहे हो, मूव ही नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन जस्ट आपने थोड़ा और फोर्स अप्लाई किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है बस मूव करना स्टार्ट हुआ। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अबव विच की जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया, बस ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम फोर्स कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो कंटिन्यूसली मोशन में है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसका दूसरा नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, ओके। अब हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के भी अदर 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो टाइप हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की है वो क्या है, नंबर 1 हमारे पास होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिए। फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए कि अगर आपने क्या करा, जैसे कि आपने एक एक्टिविटी की थी लास्ट अभी उसमें जो हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने एक एक्टिविटी कराई थी कि भी एक टेबल है, टेबल पे बच्चे ने क्या करा, एक इंक्लाइंड डायरेक्शन में इंक्लाइंड वो एक कार्डबोर्ड रखा था और उसके ऊपर पेन को क्या करते थे, इसको फोल्ड कराते थे, तो पेन नीचे गिरता हुआ ऐसे चला जाता था। तो वो सीधा अगर पेन जा रहा है तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग होना, उसको क्या करते हैं, स्लाइडिंग। जैसे कि किसी बुक को अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो किसी बुक को टेबल पर मूव करा रहे हैं, तो बुक को आप थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे मूव कर जाती है, तो वो स्लाइडिंग होता है कि स्लाइड कर रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है अगर हम बुक के नीचे क्या कर दे, थोड़े थोड़े व्हील्स लगा दें, जैसे कि अगर आप कोई हैवी लोड लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई सामान लेके जा रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रॉली बैग होता है, अगर उस ट्रॉली के नीचे से मैं व्हील्स को हटा दूँ तो वो हम उसको उसके हैंडल से पकड़ के घिसा घिसा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर मैं उस ट्रॉली बैग के नीचे में छोटे छोटे क्या लगा दूँ, व्हील्स लगा दूँ, जो आप देखते भी हैं, जिसको ऊपर हैंडल से पकड़ के फिर आराम से जितना भी भारी सामान हो वो आराम से बिना थके आराम से हम उसको मूव करा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो उस टाइम भी जो व्हील्स होते हैं और जो सरफेस होता है जिसके ऊपर आप उसको मूव करा रहे हो ट्रॉली बैग को, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, लेकिन उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे कोई भी व्हीकल्स होते हैं जो रोड पे मूव कर रहे हैं, तो जब वो किसी
फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो व्हील्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, रोल करते हैं, तो उस टाइम व्हील्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन से मतलब रोलिंग अगर किसी के नीचे पहिए वगैरह लगा के मतलब कोई व्हील लगा के आप छोटे छोटे उसको आप आसानी से मूव करा सकते हो फ्लोर पर, तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से भी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे स्टडी करते हैं। अ फ्रिक्शन अननेसेसरी इवल, जो फ्रिक्शन होता है वो एक नेसेसरी इवल होता है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो जो इसका मतलब मैं आपको क्लियरली शॉर्ट में समझाती हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है ना वो एक हमारी ज़रूरत भी है। ठीक है, इसीलिए बोले कि नेसेसरी इवल है वो, कि हमारी ज़रूरत भी है। और अगर फ्रिक्शन हद से एक लिमिट, एक आउट ऑफ लिमिट अगर फ्रिक्शन हो जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रिक्शन हमारे लिए मतलब बहुत ज़रूरी भी होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए, एक तो आप अर्दन पोट होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक अर्दन पोट होता है और एक हमारे पास ग्लास टम्बलर होता है। तो दोनों में से किसको ईजिली आप पकड़ सकते हैं। सपोज़ करो कि अगर मैं इस टम्बलर की आउटर जो सरफेस पे ग्रीस लगा दूँ, मतलब उसके ऊपर या कोई कुकिंग ऑयल लगा दूँ, क्या आप इसको ईजी पकड़ सकते हो। ठीक है, नहीं पकड़ सकते, आपके हाथ से वो जल्दी जल्दी फिसलना शुरू हो जाएगा। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। और भी चीज़ें देखो कि अगर आप कहीं भी मार्बल का फ्लोर होता है, आप उस पर चल रहे हैं और उसके ऊपर मैं सोपी वाटर गिरा दूँ, फोल करा दूँ, मतलब कि पानी गिरा दूँ, मान लो सिंपल भी, तो आपको अब उस मार्बल के फ्लोर पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत मुश्किल होगी कि आप उस पर चल नहीं पाओगे, मतलब कि आपको बार बार स्लिपरी लगेगा। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो कि जो मडी ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, वहाँ पर भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वेट मार्बल फ्लोर है उस पर आप वो बिल्कुल बिल्कुल प्लेन हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपके लिए चलना मुश्किल है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से ये शो हो रहा है कि भी कुछ जगहों पे फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। जैसे कि अब मैं मार्बल का फ्लोर बोल रही हूँ, अगर मार्बल के फ्लोर पे आप क्या कर देंगे, अगर पानी को गिरा देंगे तो आपका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ कहीं पे तो वहाँ पर आप मूव नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं भी किसी भी फ्लोर पे मूव करना चाहते हो, आराम से चलना चाहते हो, वहाँ पे फ्रिक्शन को होना ज़रूरी है। अब आप रोड होते हैं, रोड पे हम आराम से चल पाते हैं, फर्श पर हम आराम से चल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है। फ्रिक्शन है तभी हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन के बिना हम कभी भी चल नहीं पाएंगे, हम एकदम से स्लिप हो जाएंगे। अब जो वेट मडी ट्रैक होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ चलना भी और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हद से ज़्यादा अपोजिंग फोर्स आना, हद से ज़्यादा फ्रिक्शन होना और बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना होना, दोनों हमारे लिए मतलब नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आराम से मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जैसे कि अब जो अनदर एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे कि आपने देखा होगा कि हम अगर किसी भी नोटबुक पर, अपने नोटबुक पर पेन या पेंसिल का यूज़ करके लिख पा रहे हैं, ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि जो पेन की जो आगे की जो निब होती है, जो पेंसिल की जो नोक होती है, उनके बीच में और पेपर के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, तभी वो चीज़ें आसानी से हम लिख पा रहे हैं आराम से। अगर हम वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर और टिप ऑफ पेन या पेंसिल के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। आपने देखा होगा कि जो आपकी टीचर है जब चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो कई बार ना जो हमारा जो बोर्ड होता है वो बिल्कुल स्लिपली हो जाता है, किसी जगह से वो थोड़ा स्लिपरी सा हो जाता है, तो वहाँ पे चौक को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चौक चलता भी है तो वो दिखाई नहीं देता, मतलब चौक चलता ही नहीं है वहाँ पे, वो इसीलिए क्यों स्लिपरी सरफेस पे क्या हो जाता है, जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो चौक है वो चल ही नहीं पाता। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ा सा जो हमारा बोर्ड होता है, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, अगर वो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो आसानी से चौक उस पर चल जाता है, चौक से हम आराम से लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स है। अब आगे देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूवी इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वन नो फ्रिक्शन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और वो जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है, तो उस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए,
तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कभी मूव करना बंद ही नहीं करेगा, वो फिसलता स्लिप करता हुआ आगे मूव करता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए कि रोड पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं ऑटोमोबाइल से, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, तो वो कभी स्टॉप नहीं होंगे, ना ही वो अपने मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो वो कभी भी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो रोड के टायर्स होते हैं और जो रोड पे और जो व्हीकल चल रहे होते हैं, व्हीकल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। ठीक है, आपने और भी देखा होगा कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए ईवल भी है। अभी तक हमने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या क्या कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, कि रोड और जो रोड पे जो व्हीकल चल रहे होते हैं, व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर आप नोटबुक पे लिखना चाहते हैं पेन या पेंसिल से, तो पेन की जो टिप होती है, पेंसिल की जो टिप होती है और नोटबुक पे जो पेज होता है उसके बीच में फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड पे टीचर अगर चौक से लिखना चाहती है तो चौक की टिप और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सरफेस पे आप चलना चाहते हो, कहीं भी अगर आप चलना चाहते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको अपने हाथ से पकड़ना है तो उस चीज़ पे जो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट स्लिपरी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने हाथ से उन चीज़ों को पकड़ सकते हो। तो ये जो सारे एग्जांपल्स अभी बताए हैं ये शो कर रहे हैं कि फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब फ्रिक्शन जब कहाँ पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो हमारे लिए ईवल होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि कई बार जब हम जहाँ पे जो हमारे शूज़ होते हैं, देखो इस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है, जो शूज़ होता है, देखो शूज़ के जो सोल्स होते हैं कई बार वो फट जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम शूज़ डालते हैं और काफ़ी ज़्यादा रफ़ सरफेस पे हम बार बार चल रहे होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाने की वजह से जो शू सोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उनकी मतलब कि वो थोड़े फटने शुरू हो जाते हैं, मतलब जल्दी हमारे जूते क्या हो जाते हैं, जो हमारे शूज़ होते हैं वो ख़राब हो मतलब कि फट जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास स्क्रूज़ होते हैं, बॉल बियरिंग्स होती है, सोल्स ऑफ शूज़, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा इनकी बियरिंग होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे पास क्या होते हैं, जो ब्रिजेज़ होते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो ओवर ब्रिजेज़ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो ब्रिजेज़ होते हैं, वो ब्रिज जो होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कि उस पे बार बार हम मूव करते हैं, क्योंकि एक दिन में पता नहीं कितने लोग वहाँ पर मूव करते हुए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो फूट हैं और जो जिस पे वो ब्रिज पे चल रहे होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से वो घिसता जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके जो पार्ट्स होता है, वो जो ब्रिज होता है वो ख़राब होता चलता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, अगर आप अपने हाथ को थोड़े कुछ टाइम के लिए आप उसको रब करेंगे, अपने दोनों हाथ के जो जो हमारे पाम्स है दोनों को, अगर आप थोड़े कुछ मिनट के लिए उसको रब करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जब आप दोनों हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए आपको थोड़ा क्या करता है, गर्म गर्म लगता है। ठीक है, अगर आप किसी भी मैच स्टिक जो मैच स्टिक होती है, माचिस जलाते, देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको दिखा रहा है कि गर्ल जो है वो माचिस को क्या कर रही है, जला रही है, माचिस की तीली लेती है, वो उसको रब करती है मैच स्टिक के सरफेस पे, वो उसका रफ सरफेस होता है, तो वहाँ फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से आसानी से क्या होता है, वो कैच को फायर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो एकदम से क्या करता है, कैच को फायर को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि जो जार मिक्सर होता है, आप उसको चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एकदम से क्या होता है कि उसके अंदर जो उसके वो जो जार है, जब थोड़ी देर के लिए आप उस जार को चला रहे हो, वो जार क्या हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। कई बार इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ख़राब भी हो जाता है वो। ठीक है, तो जो हीट जनरेट हो रही है ना, जो मशीन, कोई भी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या, वो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, जो बॉडी जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जब मूव करते हैं तो उनका आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करते हैं, और वो जो हीट जनरेट करते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसीलिए हमें ज़रूरत है तो इस तरह के जो फ्रिक्शंस होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने की, कि हम उन फ्रिक्शन को क्या कर सके, कम कर सके, जो हमने देखा। तो हम फ्रिक्शन को, अब कुछ जगहों पे फ्रिक्शन का होना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रिक्शन का होना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे हमें फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड्स की हेल्प से हम फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से मेथड है देखिए।
आपने देखा होगा कि जब हमें अगर हम चलना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चलते हैं किसी भी सरफेस पे या रोड पे चल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भी वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा बहुत हो, ठीक है, ताकि ग्रिप बनी रहे और हम आसानी से चल पाए, हमारा जो पैर है हम स्लिप ना कर पाए, मतलब हम फिसले ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे शूज़ होते हैं उनके जो सोल्स होते हैं वो ग्रूव्ड किए जाते हैं। ग्रूव्ड का मतलब कि उनके जो शूज़ के जो सोल्स होता है नीचे, ठीक है, उसमें एक पैटर्न बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके जो शूज़ है, चप्पल्स आप सैंडल्स आप डालते हैं तो उसके नीचे एक अलग अलग तरह के पैटर्न बने होते हैं, देखा है ना कि पैटर्न बने होते हैं नीचे। वो इसीलिए बने होते हैं ताकि जब आप रोड पे चले तो जो शू का सोल है और जो रोड है उसके बीच में एक ग्रिप बने प्रॉपर, और ग्रिप बनने से थोड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से आप सेफली मूव कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली जो टायर्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है, बुलडोजर्स होते हैं, तो कार होते हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, चाहे आपकी मोटर बाइक हो गई, ठीक है, उसके जो आपने व्हीकल देखे होंगे, देखो एक ये पिक्चर में दिखा भी रखा है, तो उनके जो व्हील्स के ऊपर भी देखो ये पैटर्न बनाया होता है। ये पैटर्न इसीलिए बनाया होता है ताकि जब ये रोड पर मूव करे व्हील्स, तो इनकी रोड के साथ प्रॉपर ग्रिप बनी रहे, तो वो स्लिप ना हो, उसमें थोड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, ताकि वो आसानी से चल पाए और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। आपने और भी देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं, बाईसाइकिल या कोई भी ऑटोमोबाइल जब चला रहे होते हैं रोड पर, तो वहाँ पूरा एक ब्रेक सिस्टम होता है, और ब्रेक सिस्टम के पास एक ब्रेक पैड लगा होता है। वो जो ब्रेक पैड है ना, उसका यूज़ करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं कि जब भी आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो जो ब्रेक पैड है वो व्हील्स के साथ टच नहीं होना चाहिए, कि जब भी आप एकदम से ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो ये जो पैड्स हैं वो एकदम से जो मोशन ऑफ द रिम को ना, फ्रिक्शन होता है तो वो मोशन ऑफ द रिम को रोक देते हैं, जिससे व्हील एकदम से जो पहिया होता है वो एकदम से रुक जाता है, और रुकने से क्या होता है कि एकदम से फिर मतलब कि जो आगे अगर आप मतलब आप उसको रोकना चाहते थे तो रुक गया, लेकिन अगर वहाँ पे ये ब्रेकिंग पैड्स ना हो तो वो ब्रेकिंग पैड्स मोशन ऑफ द रिम को रोकेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो मोशन ऑफ द रिम को रोकेंगे नहीं, तो आपका जो व्हील है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट आपने देखा होगा जितने भी कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, जब भी वो कबड्डी का मैच खेलने जाते हैं, खेलने से पहले वो क्या करते हैं, अपने हाथ पे कुछ रेत लेते हैं और उसको अच्छे से रब करते हैं, रेत को अपने हाथों पे डालते हैं और अपने हाथों को अच्छे से रब करते हैं। वो किस लिए करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो जब कबड्डी खेली जाती है तो एक प्लेयर आता है दूसरी टीम से, और वो मतलब जो भी प्लेयर जो भी वो गेम होती है उनकी, ठीक है, तो वो क्या होता है उसको पकड़ते हैं, तो वो अपने हाथों में इसीलिए वो लगाते हैं ताकि वो उनकी ग्रिप अच्छे से बने, उनमें फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि जो दूसरा प्लेयर होता है वो अपने जो बॉडी पे क्या करता है, कुछ ऑयली सा कुछ मटेरियल लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो इसीलिए करता है कि ताकि फ्रिक्शन कम हो और आसानी से हमारा अगर वो हमें पकड़ने की कोशिश करे तो हम आसानी से उनका हाथ फिसल जाए और हम चला जाए। तो दूसरा प्लेयर क्या करता है, अपने हाथों में इसी चीज़ को देखते हुए अपने हाथों में सोइल को क्या करता है, अच्छे सोइल को लगाता है और रब करता है, ताकि जब वो उसको पकड़े तो उसका हाथ स्लिप ना हो, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो, उसके हाथ की ग्रिप अच्छे से बने और वो उसको आसानी से पकड़ सके। तो इसीलिए जो कबड्डी प्लेयर्स है वो हाथों से अपने रेत के साथ अपने हाथों को रब करते हैं। ऐसे जो जिमनास्टिक्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी अपने हाथों पे कुछ सब्सटेंस लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाए और इससे वो दूसरे प्लेयर को जब पकड़े जो ग्रिप है वो बेटर बन सके, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप घरों पे जब कैरम बोर्ड खेलते होगे तो कैरम बोर्ड जब नया नया लाते तब तो आराम से खेल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो ये आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आप आसानी से खेल नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि कैरम बोर्ड पे कुछ फाइन पाउडर लेते हैं और उसको स्प्रिंकल करते हैं, अच्छे से फैला देते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर आप इजीली कैरम बोर्ड खेल पाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो पाउडर आप डालते हैं, ठीक है, फाइन पाउडर जो आप जो कैरम बोर्ड के ऊपर डालते हैं उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, तो ईजिली आप आराम से खेल पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो जो मोटर मैकेनिक होते हैं वो ग्रीस का यूज़ करते हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन, क्योंकि मशीन क्या होती है जब चलती है, जैसे बाइक चलती है, बाईसाइकिल चलती है, तो उनके जब वो जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स के बीच में लगातार फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉडी पार्ट्स है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए क्या डाला जाता है, वहाँ कुछ ग्रीस होता है, ठीक है, ग्रीस डाला जाता है, वो थोड़ा ऑयली टाइप कुछ मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। तो ये सारे केसेस है जो कि हमें ये दिखाते हैं कि फ्रिक्शन को कम हम कैसे कर सकते हैं। और
जो बॉडी पार्ट्स है, मशीन के बॉडी पार्ट्स हैं या जो जितने भी मशीन होती हैं वो मूविंग पार्ट होते हैं, उनके बीच में ऑयलिंग करना, ग्रीस करना, ग्रेफाइट डालना, ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है और उनसे उनकी एफिशिएंसी, उनकी काम करने की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। इससे वो ज़्यादा, इनकी जो लाइफ भी है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा ध्यान ना रखें तो फ्रिक्शन की वजह से उनके बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मशीन पार्ट्स होते हैं, जो बाईसाइकिल है, जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, उनकी मूवमेंट प्रॉपर करवाने के लिए टाइम टू टाइम उनके अंदर हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑयल्स का, ग्रीस का, ग्रेफाइट के सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जो मूविंग पार्ट होता है, कई बार हम कुशन का भी यूज़ करते हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए कहीं कहीं जगह पे कुशन भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ाने के लिए भी शू सोल्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं उनके बीच, उनके नीचे क्या होता है, अलग अलग तरह का पैटर्न बनाते हैं। जिम्नास्टिक्स होते हैं, वो अपने हाथ पे कोई सब्सटेंस को, मतलब कोई कोर सब्सटेंस होता है उसको पूरा रब कर लेते हैं। जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं अपने हाथों पे वो सोयल से कर लेते हैं, सोयल से अपने हाथों को रब करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि ग्रिप बने, फ्रिक्शन बढ़े। वो फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते थे, और फ्रिक्शन को कम करना है तो ऑयलिंग करना, ग्रीस करना, लुब्रिकेंट्स मतलब यूज़ करना, इससे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, अब हम एक और तरीका है हमारे पास जिससे हम फ्रिक्शन को बिल्कुल कम कर सकते हैं, वो है व्हील्स। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, एक चाइल्ड है, वो सामान को उठा के लेके जा रहा है ट्रॉली बैग का यूज़ करके। अब अगर मैं इसके नीचे इस ट्रॉली बैग से, जो ट्रॉली बैग है इसके नीचे से व्हील्स को हटा दूँ तो क्या होगा, अब बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बैग को लेके जाने में। तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, वो स्लाइड करके लेके जाएगा बॉडी को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके जाएगा, तो वो स्लाइडिंग, तो उस टाइम जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे ये व्हील लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके नीचे अब क्या कर दिया, अब व्हील लगा दिया। जब व्हील लगा दिया तो क्या होगा, अब रोल करेगा ये ऑब्जेक्ट। तो जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रोल करती है तो वहाँ पे भी मोशन हो रहा है, ईजिली मोशन होगा स्लाइडिंग के कंपैरिजन करें, लेकिन फ्रिक्शन तब भी आएगा वहाँ पे। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच में वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो रोलिंग होती है हमेशा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जैसे हैवी लगेज होते हैं। ठीक है, अगर रोलर की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाएं तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है, पर वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कम होता है, लेकिन रोलिंग और स्लाइडिंग का अगर हम कंपैरिजन करें तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। तो ईजिली हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फ्लूइड्स होता है, अभी हमने सॉलिड की बात करी, अब हम बात करेंगे जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होते हैं। ठीक है, एक और मैं मेथड बताना भूल गई आपको कि बॉल बियरिंग्स जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं, बॉल बियरिंग्स का भी हम यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में, मशीन्स में। इनकी हेल्प से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, तो इनका भी हम यूज़ करते हैं फॉर डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन, फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। जो हमारे पास सीलिंग फ़ैन होते हैं, बाईसाइकिल्स होते हैं, उनकी जो एक्सल होती है ना, वहाँ पर हम जो हब्स और एक्सल के बीच में बॉल बियरिंग्स लगा देते हैं। देखो ये लगा रखे हैं, आपके पिक्चर के अंदर दिखा रखे हैं, ये बॉल बियरिंग्स लगा रखे हैं, जो ये बीच में लगा रखे हैं ये बॉल बियरिंग्स है। इससे फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम होता है। अब ये तो बात थी सॉलिड्स की। अब फ्लूइड्स के अंदर फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फ्लूइड पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो फ्लूइड होता है जो लिक्विड होते हैं, जो एयर होती हैं, जो बह सकते हैं, जो फ्लो करते हैं मतलब। ठीक है, तो ऐसे जो लिक्विड है और जो गैस है, इनको कलेक्टिवली हम फ्लूइड कहते हैं। तो जो एक अपोजिंग फोर्स विच इज़ ऑफर्ड बाय द लिक्विड एंड गैसेस आर कोल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एयर होती है काफ़ी ज़्यादा लाइट और थिन होती है, लेकिन फिर भी ये एक फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, एक अपोजिंग फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट को जो इनके अंदर से पास हो रहे होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया या अदर लिक्विड हो गया, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब जो ऑब्जेक्ट उनके अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गैसेज और लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो फ्लूइड्स हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो फ्लूइड्स होते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स, उसको हम ड्रैग भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल फोर्स का ही, विच इज़ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है,
जैसे कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा, अपोजिंग फोर्स, जो उसके मोशन को अपोज करेगा। उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग भी बोला जाता है, ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है। वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के, कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड कितनी है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, कि जो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, फ्लूइड के अंदर से वो मूव कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की शेप और उस फ्लूइड का नेचर क्या है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, और फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो मूव कर रहा है उस फ्लूइड का नेचर क्या है, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्लूइड के थ्रू मूव कराना चाहते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे वो ज़रूरत है कि वो ऑब्जेक्ट्स उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाए। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फोर्स अप्लाई होगा। जैसे कि एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन जब मूव करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती है तो वो हवाएं उसके ऊपर एक क्या करती है, अपोजिंग फोर्स लगाती है, तो वो भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज़ करना जरूरी है। तो फ्लूइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वहाँ पर जो फ्लूइड्स के द्वारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पेशल तरह की शेप्स बनाई जाती है। तो वो जो स्पेशल तरह की शेप्स होती है उनको बनाने, वो स्पेशल शेप बनानी पड़ेगी। तो वो स्पेशल शेप बनाने का आइडिया साइंटिस्ट को कहाँ से मिला था, वो उनको मिला था बर्ड्स से, कि जो बर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं आसमान में, वो आसमान में घूमते हैं, आसमान में उड़ते हैं वो, तो उनके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स उन एयर फ्रिक्शन को क्या करते हैं, चीरते हुए, उनको ओवरकम करते हुए बड़े आसानी से मूव कर जाते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने एरोप्लेन जो और फाइटर प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स है, उन सब की जो शेप्स है उनको एक स्पेशल तरह की शेप दी। जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी भी शेप्स अलग तरीके से दी, बर्ड्स की तरह दी, ठीक है। जो एरोप्लेन है उनके भी विंग्स बनाए, ताकि वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन जो ड्यू टू फ्लूइड, जो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको ओवरकम करते हुए बड़े आसानी से वो मूव कर सके। तो इसीलिए फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनको एक स्पेशल तरह की शेप्स दी गई, उनकी जो डिज़ाइनिंग की गई वो एक स्पेशल तरीके से की गई, ताकि वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके और आसानी से मूव कर सके। तो ये हमारे पास था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।